नमस्कार। क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के कामों में दखल दे रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट न्याय की बात करके अन्याय कर रहा है? और क्या सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर पर सुनवाई करके कोई गुनाह कर दिया है, संविधान का उल्लंघन कर दिया है? जी हां, आज ये सवाल चुनाव आयोग खड़ा कर रहा है। तो दूसरी तरफ मणिपुर सवाल कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जब 3.25 साल बाद वहां आते हैं उनके दर्द को सुनने के नाम पर, तो उनसे तो मिलने आते नहीं हैं, उनके कैंप में नहीं आते हैं। वो तो रेड कारपेट पर बैठ करके कुछ चुनिंदा लोगों को जो सरकार लेके आई है, जिन्हें उसी मुख्यमंत्री के लोग लेके आए हैं जो इस मामले में पूरी तरह कटघरे में है, उसके लोगों के साथ बैठ के क्या सुन रहे हैं, किसका दर्द सुन रहे हैं। और वहां लगातार वहां के स्टूडेंट हो और वहां के तमाम सारे समुदाय के लोग वो नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रकृति भी कह रही है कि नरेंद्र मोदी तुम गुनहगार हो, तुम यहां आए हो आंसू पोंछने नहीं, सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने। जी हां, लेकिन उन्होंने आंसू भी नहीं बहाए इस बार। तो सब यह जब स्थिति हो तो निश्चित रूप से उस पर चर्चा करना बनता है। तो शुरुआत करता हूं सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वोटर लिस्ट दुरुस्त करना, सही मतदान कराना और उसके लिए पूरी तैयारियां करना, एसआईआर कराना उसका विशेषाधिकार, और इस काम में सुप्रीम कोर्ट दखल न दे, यह उसके अधिकारों में अतिक्रमण है। और सुप्रीम कोर्ट इसमें उसके साथ उसका सहयोग करे, यानी सुप्रीम कोर्ट सच न सुने, न्याय न करे और इस याचिका को खारिज कर दे जो आरजेडी ने दाखिल की, जो कांग्रेस ने दाखिल की, जो एडीआर ने दाखिल की और जिसे कुछ और लोगों ने भी दाखिल की। जी हां, वो यही कह रहा है और वो यह भी कह रहा है कि हमें हमारे ढंग से काम करने दीजिए, आप डिसाइड मत कीजिए। यानी ही सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग हलफनामे में यह बता रहा है। यह हिम्मत चुनाव आयोग की कैसे हो रही है कि देश की उस संस्था को जिसको किसी के भी संवैधानिक हकों के बारे में परीक्षण करने, निरीक्षण करने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का जिम्मेदार बनाया है, जिसे संविधान ने यह अधिकार दिया है कि वो कार्यपालिका हो, वो विधायिका हो, वो दूसरी संस्थाएं हो या न्यायपालिका ही स्वयं खुद क्यों ना हो, उन सब के मामलों की समीक्षा करने का अधिकार, उस पर निर्देश देने का अधिकार, उसकी न्यायिक पुष्टि करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट से इतना चुनाव आयोग किस दम से लड़ा? दम बताने की जरूरत। जो वोट चोर है वही तो दम है, और वो वोट चोर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी के पिट्ठू की तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है, उसके एजेंट की तरह से काम कर रहा है, उसके साथ मिली भगत करके काम कर रहा है। इसलिए उसे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से भी परेशानी हो रही है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उसके को एसआईआर से रोका नहीं है, सिर्फ एक चीज कही है कि एसआईआर ईमानदारी से कीजिए और एसआईआर में हर किसी की बात सुनिए, पूरी प्रक्रियाओं का पालन कीजिए और आधार कार्ड को भी उसमें शामिल कीजिए पहचान पत्र के रूप में। वो है ही पहचान पत्र।
तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को चूना लग जा रहा है, और जब चूना लग जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है राहुल गांधी की वह बात बिल्कुल सही साबित हो जाती है इस हलफनामे से कि चुनाव आयोग ही वोट चोर है, और वो वोट चोरी कर रहा है बीजेपी के। वो आरएसएस बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहा है। और ज्ञानेश कुमार गुप्ते जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो असल में जिसके परिवार के कई सदस्य उत्तर प्रदेश में, उसकी बेटी हो, उसका दामाद हो, वो डीएम है। उसके अलावा जो दूसरी बेटी है उसके पति और वो खुद जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। इसके अलावा परिवार के तमाम सारे लोग हैं, उन सबके हित टकरा रहे हैं, और उन सबको प्राइज पोस्टिंग पर इसीलिए रखा गया है क्योंकि ज्ञानेश कुमार गुप्ते उनके हिसाब से काम करता है। और ज्ञानेश कुमार गुप्ते को इसलिए इस तरह से रखा गया है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के खासम खास अरविंद कुमार शर्मा का बैचमेट है और आरएसएस के परिवार से आता है। और आरएसएस के परिवार से आता है तो साहब उससे पूरी उम्मीद की जाती है वो वही करेगा, वो नीति अनीति इन सारी बातों से ऊपर उठ के सिर्फ वो वही करेगा जो बीजेपी कहेगी, जो आरएसएस कहेगी, जो नरेंद्र मोदी कहेंगे, अमित शाह कहेंगे। क्योंकि वो सालों साल से अमित शाह का ही तो असिस्टेंट बना हुआ था। जी हां, यह सच, इसलिए उसे तकलीफ हो रही। बहरहाल कोई बात नहीं। अब दूसरी तकलीफ की बात करता हूं जिससे पूरा देश, पूरी दुनिया दहल उठी। वह तकलीफ शुरू हुई थी नवंबर 2022 में। नवंबर 2022 में जब मणिपुर में विवाद खड़ा हुआ था मैतेई और कुकी के बीच में, और जो काफी तनावपूर्ण हो गया था। मौका था सरकार के पास, बीरेन सिंह सरकार थी, नरेंद्र मोदी वहां चुनाव प्रचार के लिए उनके लिए गए थे, तो वहां कहा था कि आप हमारी सरकार बनवाओ, हम आपका ध्यान रखेंगे, मणिपुर तो भारत का मणि है, हम इस मणि को और चमकाएंगे, विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन नवंबर 2022 से वहां जो किया गया वो जहर फूंकने का काम किया गया, और फिर इस तरीके से माहौल तैयार किया गया कि 6 महीने तक उस पर काम किया गया कि कैसे हिंसा भड़के और एक समुदाय दूसरे समुदाय को खत्म कर दे। और इसके लिए पूरी साजिश रची गई क्योंकि मणिपुर का जो स्ट्रक्चर वो मूलतः आदिवासी राज्य है। तो वहां पर उन आदिवासियों को जो वहां के मूल निवासी हैं, कुकी हो या नागा हो, वो सारे लोगों को उनसे जल, जमीन, जंगल छीनने की साजिश रची गई। उसमें जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल होता है वह किया गया, और वहां पर हिंसा पनपाने की पूरी साजिश रची गई। और जब यह साजिश रची जाती तो वो मैतेई जो वहां की सबसे कीमती जमीन, शहरी जमीन इम्फाल और उसके आसपास रहता है, हालांकि उसका रकबा कम है क्योंकि पहाड़ों का रकबा चाहे जितना ज्यादा हो, लोगों के पास में उसमें हक बहुत थोड़े से में होता है, बड़ी कठिन जिंदगी होती है। तो सिर्फ शहरी जमीन पे पूरा कब्जा मैतेई का, और जो जंगली जमीन, बुरी स्थितियों वाले पहाड़ों, पठारों और उन पर कुकी और नागा की आबादी 40% और मैतेई की 60%। तो उनके बदौलत, शहरी आबादी के बदौलत सत्ता में आई भाजपा, क्योंकि वहां पर लंबे समय से आरएसएस काम कर रही थी और आरएसएस ने वहां धर्म परिवर्तन करा के जो ईसाई समुदाय से थे उन्हें हिंदू बनाने का काम किया, और
हिंदुत्व का जो कार्ड खेला गया, उसके बूते बीरेन सिंह वहां मुख्यमंत्री बने। बीरेन सिंह ने इस हिंसा को पनपाने के लिए हथियार लुटवाए, अपने ही पुलिस के, अपने ही सैन्य बलों के, अपने ही अर्धसैनिक बलों के, और फिर हिंसा को बढ़ाया गया। कुकी समुदाय की लड़कियों, महिलाओं को उठा उठा के उनके गांव में घुस घुस के उनके साथ रेप किए गए, मर्डर किए गए और सब कुछ किया गया। 3 मई 2023 को एक ऐसी हिंसा होती है जिसमें सैकड़ों लोग मर जाते और तमाम तरह से उसे आग लगा दी जाती। गांव गांव में घुस करके मैतेई समाज के लोग हथियारों के बल पे जो सरकार से लूटे गए थे या दिए गए थे, उनके बूते जाके हिंसा कर रहे थे। और इस हिंसा का नतीजा ये था कि पूरा सुलग उठा मणिपुर। कुकी समुदाय भी अपने बचाव में हमला कर रहे थे, बचाव के लिए नागा हमला कर रहे थे और वो कर रहे थे। और जब यह स्थिति हुई तो नागा और कुकी मिल करके अपने बचाव के लिए बिल्कुल तैनात हो रहे थे, पूरी रात जाग रहे थे। उनकी महिलाएं हों, उनके बच्चे हों, सब लड़ रहे थे। पूरी आग लगी हुई थी दोनों क्षेत्रों में। जब यह हालात हो, निश्चित रूप से चिंताजनक होता है। भाजपा को बहुसंख्यक वोट चाहिए, उसकी साजिश रची जा रही थी। हालांकि जिंदगी दोनों की बर्बाद होती है, हिंसा किसी एक के लिए नहीं होती है, वो दोनों को नुकसान करती है। वही हो रहा था। और उस हिंसा में वह बुरा दिन भी भारत को देखना पड़ा जब 3 महिलाएं, जिनमें 2 लड़कियां थी, एक महिला थी, और उनकी नग्न परेड निकाली गई। उनके साथ में रेप किया गया और न जाने क्या क्या गैंग रेप हुए। और जब इस पर बीरेन सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। यानी वो एक घटना वीडियो में रिकॉर्ड हो गई थी, इसलिए सामने आ गई, बाकी घटनाएं सामने नहीं है। इंफाल टाइम्स की खबर के मुताबिक वहां पर कई जगह, कहीं किसी गैराज में घुस करके जहां कुकीज काम करते थे, नागा काम करते थे, वहां पर वहां की महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा था, कहीं और दूसरी जगह किया जा रहा था। और उन सब की फोटो और तमाम घटनाओं के जो है इंफाल टाइम्स ने छापे पहले पेज पे छापे। लेकिन निर्लज्ज भाजपा सरकार, मोदी सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। अमित शाह, जिसका काम था गृह मंत्रालय जिसके अधीन था, उसने कुछ नहीं किया। और बीरेन सिंह खुद हिंसा कराने वालों में शामिल था। उसके तमाम वो वीडियो आए कि वो उन हिंसक लोगों से मिलता है और उन्हें उकसाता है और कहता है कि हां जाओ करो। इस तरह के तमाम सच आने के बाद भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। धीरे धीरे माहौल इतना बिगड़ा कि संभले नहीं संभल रहा था। करीब 70,000 लोग जाके शरणार्थी कैंपों में पड़े। आज भी 67,000, 60,000 प्लस 7,000, 67,000 लोग शरणार्थी कैंपों में पड़े हुए, इधर उधर पड़े हुए। चुराचांदपुर हो, जहां पर कुकी आबादी बहुत है, इंफाल है, वहां तो सुविधाएं हैं, शहरी इलाका है, राजधानी भी है जहां पर मैतेई का कब्जा है। और वहां पर जिस तरह की स्थिति है, जितने नरकीय जीवन लोग जी रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पूरे परिवार तबाह हैं और तमाम तरह से उन्हें मारा जा रहा है, बिल्का जा रहा है, उनके साथ में बुरी हरकतें हो रही। पुलिस सरकार के इशारे पर कुकी समुदाय, नागा समुदाय के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जब ये हालात बनते हैं तो निश्चित रूप से बुरे होते हैं। तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहां सबसे पहले नेता थे, बड़े नेता थे जो वहां गए और उनके दर्द को सुना। उतने बुरे हालात में भी वहां पहुंचे, उनकी आवाज बने और देश स्तर पर कहा। नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र शुरू होने के दौरान जो चंद मिनट का या कहे चंद सेकेंड का जो एक वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य में घड़ियाली आंसू बहे,
द टेलीग्राफ अखबार ने उनके घड़ियाली आंसुओं की पूरी सीरीज बना के पहले पेज पे छापी थी कि कैसे ये घड़ियाली आंसू हैं, कहीं संवेदना नहीं है, कहीं पीड़ा नहीं है, और कहते हैं पूरा देश शर्म करे। पूरा देश क्यों शर्म करे? शर्म करे नरेंद्र मोदी, शर्म करे भाजपा, जिसने इस देश की माताओं के साथ रेप कराया, जिसने इस देश की बेटियों के साथ, बहनों के साथ रेप कराया। तो शर्म उसे करनी चाहिए, क्योंकि ये सब करने वाले तो भाजपा के समर्थक थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे। स्वाभाविक सी बात, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, एफआईआर महीनों नहीं दर्ज की गई, और तमाम सारी बातें। और जो पुलिस कार्रवाई करने को होती उसके खिलाफ एक्शन हो जा रहा। तो यानी महिलाओं की बात, अपनी मां की बात आती है तो कहते हैं वो देश की मां है। देश की मां नहीं, लेकिन जब इस देश की वास्तविक मांओं की बात आती है, बेटियों की बात आती है, बहनों की बात आती है, और उनके साथ सरेआम भाजपा के सरकार के संरक्षण में रेप, गैंग रेप सब कुछ होता है, तब कुछ नहीं आता है, शर्म नहीं आती है। तब घड़ियाली आंसू बहा के ड्रामा किया था, और उसके बाद उनका दर्द जानने, उनके दर्द को साझा करने, उसमें मरहम लगाने एक बार नरेंद्र मोदी नहीं गए। राहुल गांधी फिर दोबारा गए और जाके उनके लिए आवाज बने। राहुल गांधी ने चुनाव के पहले मणिपुर से ही अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, जिससे कि उस मणिपुर की आवाज को बुलंद किया जाए। और जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो उसके बाद वो फिर वहां गए। राहुल गांधी की टीम, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, उन सबके लोगों ने वहां जाके लोगों की सेवा की और दोनों समुदायों के समस्याओं को एड्रेस किया। उनके प्रयासों से वहां की तत्कालीन राज्यपाल तक ने रिपोर्ट दी थी, अनसुईया ने। सबको दरकिनार कर रहे थे नरेंद्र मोदी, और दुनिया भर में घूम रहे थे, चुनाव प्रचार करते घूम रहे थे, लेकिन उन मणिपुर के लोगों का दर्द जानने नहीं गए। अब जब वो गए तो उस प्रोजेक्ट का उद्घाटन असल में करने गए जो प्रोजेक्ट कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया। मैं वो दिखाता हूं आपको कि यह स्थिति है इनकी। ये कहीं पर उसलिए नहीं जाते क्योंकि इनके अडानी अंबानी के प्रोजेक्ट का वो होना था। ये बैरागी सौरंग प्रोजेक्ट है जो 2008-9 में जिसको मंजूरी मिली थी और जिस प्रोजेक्ट को करना था उसके लिए गए, और वहां जाकर के नरेंद्र मोदी रेड कारपेट मिलते हैं। यह भी देख लीजिए, मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि रेड कारपेट, यह स्थिति, ये दर्द, ये पीड़ितों का दर्द साझा कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, इस तरह से नरेंद्र मोदी की स्थिति है तो आप कहेंगे ये। और आप देखिए मणिपुर यूनिवर्सिटी में जिस तरह से विरोध हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी का पूरा विरोध हुआ, वहां की जनता कर रही है कि आखिर जब इतने लोग, 300 लोग मर गए, 150 से अधिक लड़कियों के साथ में रेप हो गए, और इसके बाद में वहां 67,000 लोग शरणार्थी कैंपों में पड़े हैं, और 865 दिनों से मणिपुर लगातार जल रहा है, और 2.25 साल से यह समस्या खड़ी है। महिलाओं से बर्बरता हो रही, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। हिंसा भड़काने वाला जो इनका मुख्यमंत्री था वो आज तक खुले घूम रहा है, उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। तब कौन सा इंसाफ आप देने गए, क्या करने गए? तब पता होता है कि असल में ये क्या कर रहे हैं। असल में इनका चरित्र ही यही। आप देखिए मध्य प्रदेश में अभी इनका ही एक व्यक्ति पकड़ा गया है, मालवा का बीजेपी का नेता राहुल आंजना, और वो 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स बेचने का काम कर रहा था। तो इसी तरीके से वहां के जो जंगल है, पठारी क्षेत्र है, और वहां पर वह पैदा होता है पौध,
जिससे ड्रग्स बनाई जा सकती है, तो अडानी और अंबानी जैसे लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं। उसके लिए तो इस प्रोजेक्ट को आज इसके लिए नरेंद्र मोदी गए, ना कि वहां के लोगों का दर्द जानने। और वहां भी जब गए हैं तो आपको समझना होगा कि वहां उन्होंने किसी विस्थापित से मुलाकात नहीं की, कहीं उस कैंप में नहीं गए, चंद लोगों को बुलवा करके वहां पर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के नाम पे गए। और इसलिए क्योंकि इसीलिए इनका विरोध हुआ। और कौन भूल सकता है कि जिस तरीके से सरकार खुद अपराधी बन के खड़ी थी, ना जो मणिपुर के एक भी जनप्रतिनिधि से उन्होंने मुलाकात नहीं की जो वहां के चुने हुए हैं, और आदमखोरों की भीड़ जिस तरह से वहां करती रही, कैसे भूला जा सकता है। बीरेन सिंह ने पुलिस आर्मी से जिस तरीके से लड़ाई करवाई आर्मी और पुलिस के बीच में, वो कौन भूल सकता है। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से वहां कर रहे थे, वो अपने आप में, प्रधानमंत्री गए तो उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी फोर्स लगाई गई। इम्फाल में उनका जो कार्यक्रम हुआ वो 337 एकड़ में फैले कांडला किले में हुआ, और चुराचांदपुर के पीस ग्राउंड में भारी संख्या में पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, और 7 दिनों से वहां केंद्रीय अधिकारी पड़े हुए थे, और पूरी फोर्स लगा के गांव गांव में लोगों को कैद कर दिया गया था। तो 865 दिन से बाद जब नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं, तो आप सोचिए क्या करने जाते हैं। अपनी सिर्फ ओछी राजनीति, क्योंकि दुनिया में, वैश्विक जगत में बदनामी हो रही थी, तो उसमें दिखाने के लिए। और इस पर जितना खर्चा हुआ है, 500 करोड़ देने की पैकेज की बात की है, लेकिन खुद उनकी यात्रा पर करीब 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अब आप सोच लीजिए कि नरेंद्र मोदी वहां क्या करने गए। यही इनका चरित्र है। इसी को राहुल गांधी एक्सपोज कर देते हैं तो वो उनके दुश्मन बन जाते हैं। जी हां, यह सब। जय